Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम आरआरबी पीओ के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 11 रहेगा। इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल रखे हैं। आप लोग चाहो तो उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। और ये ऑलिवॉइड का एक लाइव मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट है, जो उनके हर वीकेंड पे शायद होता रहता है। तो अगर आपने उसको आज दिया है, क्योंकि आज ही वो खत्म होने वाला है, 7 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक ये वीडियो रिलीज होगी तब तक वो खत्म हो चुका होगा। तो ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो लाइव सॉल्यूशन है, मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, मेरी अप्रोच क्या है, तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपको ऑलिवॉइड के ऐप पे मिल जाएगा। जैसे आपको देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लाइव मॉक टेस्ट। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे, ये फ्री मिलता है, हर वीक पे आता है शायद। तो जैसे यहाँ पे आप हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले हम लोग रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग है मेरा। और सबसे पहले हम लोग इनक्वालिटी या फिर सिलॉक्स ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे, उनको अटेम्प्ट करेंगे पहले। तो आ गया है, इनक्वालिटी आ गया है, तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो देख सकते हो 3 कंक्लूजन है और एक स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन वाला है। तो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन पीओ लेवल है तो इतना बड़ा तो आएगा ही आएगा। तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं ऑप्शंस पे देख के। तो मैं तो करता हूँ ये हूँ कि डायरेक्ट स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ। तो आप लोग भी आदत बना लो कि स्क्रीन पे ही सॉल्व करो। तो देख सकते हो मैं ज़्यादा रफ वर्क में बस टिक कर रहा हूँ कि हाँ कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है, बस इतना माइंड में रख रहा हूँ, ठीक है। तो यही आप भी करा करो, सीधे कंक्लूजन पे आ जाया करो। एक बार बस ऊपर डायरेक्शन पढ़ लिया करो कि वो बोल रहा है ना कि हाँ फॉलो करने वाले बताने हैं। कभी कभार ऐसा होता है, मैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट में देखा, रियल एग्जाम में तो कभी देखा नहीं है, लेकिन उसमें कई बार बोल देता है कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। और ये ज़्यादातर मेंस में आता है, ठीक है। तो मेंस में आएगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन एक बार डायरेक्शन पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे इनक्वालिटी सॉल्व हो गई है। हम लोग सिलॉक्स पे आ गए, तो सिलॉक्स को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो सिलॉक्स का डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आप बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया करो, ठीक है, कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उनके जो वर्ड्स लिखे होते हैं बहुत सही से लिखा करो। इनिशियल ऐसे यूज़ करा करो। अब जैसे यहाँ पे बेस्ट था तो आपको पूरा बेस्ट लिखना नहीं है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे एडवर्ब है तो एडवर्ब पूरा लिखना नहीं है, एडी काम चल जाएगा। नाउन एन, प्रोनाउन पी, ठीक है। तो और वर्ब वी, पूरा लिखना भी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ऐसा लिखना है कि आपको पता चल जाए। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि इसमें राइमिंग वाले वर्ड्स दे देता है, जैसे स्काई हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको। और 80% क्वेश्चन आपका सिलॉक्स का जो स्ट्रक्चर बनाने में है वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अगर आपने वही सही बना दिया है, तो बस आपको चेक करना होता है कि फर्स्ट फॉलो कर रहा है कि सेकंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ईदर और का केस भी चेक करना होता है। जैसे इस वाले में ईदर और का केस लगा है। ईदर और का केस होता है सम और नो के साथ, मतलब सम ए आर बी, नो ए आर बी इसके साथ होता है। और ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, शायद इसके साथ, इन 2 कंडीशन पे होता है, तब जाके ईदर और का केस लगता है। मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहो तो उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो सिलॉक्स की, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये चाइनीज़ कोडिंग आ गई है। तो चाइनीज़ कोडिंग में ये थोड़ा सा आसान आ गया है। आसान इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने नंबर्स दे दिए हैं, वर्ड्स के मुताबिक उनके जो कोड है वो नंबर में डिफाइन है, मतलब लेटर में डिफाइन नहीं है। तो ये थोड़ा सा मतलब इजी हो जाता है, क्योंकि आप नंबर बहुत जल्दी कैच कर लोगे कि कौन सा नंबर कहाँ कॉमन आ रहा है। और जो मैं जिस हिसाब से मैं करता हूँ एलिमिनेशन मेथड, तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं नंबर चेक करूँगा कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, और फिर मैं वर्ड देख लूँगा कौन सा वर्ड कॉमन है, उस वर्ड का वो नंबर जस्टिफाई मतलब आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख के नहीं करता हूँ। वैसे मैंने शायद एक मॉक टेस्ट में मैंने आपको लिख के बता दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस भी मॉक टेस्ट में मैंने लगाया है ऐसा क्वेश्चन, मैंने लिख के बनाया है, ठीक है, कि एक बार पता चल जाए लोगों को कि लिख के कैसे सॉल्व करना होता है। वैसे तो मैं ऐसे स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ, इससे मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो, आपके सामने सामने यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है सब। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब ये ऑर्डर रैंकिंग वाला, नहीं सॉरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो बोल रखा है स्पॉट ए इज 25 वेस्ट ऑफ स्पॉट बी। तो बी के वेस्ट में ए बन गया है, ठीक। बी विच इज 18 टू द साउथ ऑफ सी। तो सी ऊपर होगा, बी नीचे होगा, ऑब्वियसली 18 मीटर उसका डिस्टेंस होगा, 18 किलोमीटर जो भी है। तो ये आपको डायरेक्शन का थोड़ा सेंस होना चाहिए, तो इससे जल्दी से जल्दी डायग्राम बन जाता है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है इसमें, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है उनको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर लिया जाए। शुरुआत के 5 या 7 मिनट में अगर हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो पजल के लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा
एम लेके चलता हूँ कि शुरुआत के 5 या 7 मिनट में ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं, जब ब्लड रिलेशन आ गया है या फिर चाइनीज कोडिंग, सिलॉक्स, इनक्वालिटी, डिस्टेंस डायरेक्शन, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक वाली जो सीरीज आती है, वो जितने क्वेश्चन हैं हमारे पहले सॉल्व हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन पे आ गए हैं। तो ब्लड रिलेशन देखो मैं बनाने लगा हूँ देखते ही। पी इज़ द डॉटर ऑफ एस हु इज़ नॉट अ फादर, तो मदर होगी पी की, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं जेंडर वहीं पे डिफाइन कर देता हूँ अगर मुझे जरा से भी लगता है। अगर जब तक जेंडर डिफाइन ना हो तो मैं जेंडर को डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है। ये लोग आप भी अपने माइंड में रखना, जब तक जेंडर डिफाइन ना करा जाए तब तक उसको जेंडर नहीं मानेंगे हम लोग। तो इसका एक ही क्वेश्चन आया था, मैंने वो टिक कर दिया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ गए हैं। अब हम लोग पजल पे आ गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग पजल पे आ गए हैं। इस पजल में अब क्या कह रहा है कि 9 सेल्फ दे रखे हैं और उसने ऐसा कुछ बोल नहीं रखा है कि टॉप पे कौन है बॉटम पे कौन है। तो आप 9 कोई से भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, या फिर 9 8 7 जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो। और सबसे मेन चीज़ होती है स्ट्रक्चर बनाना। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है तो मतलब काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना आपको आता है तो, ठीक। वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हाँ आप स्ट्रक्चर की हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमको मतलब बनाना आता है। तो ऐसा करके आप बना सकते हो कुछ। अब यहाँ पे इस पजल में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि सबके नाम जो लेटर हैं वो सबके एल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और सब राइम कर रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप पूरा पूरा नाम लेके लिखना, ठीक, और वो भी अच्छी हैंड राइटिंग में, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छी हैंड राइटिंग मतलब आपको समझ में आ जाए, कोई और नहीं पढ़ेगा आपके आगे, ठीक है। जैसा लिखते हो मतलब समझ लेना खुद ही। अब इसमें क्या है कि सारे जो नोट्स है पहले मैं वो नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक। जितना भी उसने बोल रखा है मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। कोई भी अगर एक भी सॉलिड पॉइंट दिखेगा तो मैं उसे डायरेक्ट पुट कर दूंगा, उसका नोट नहीं बनाऊंगा। तो यही होता है कि आपकी अप्रोच यहीं पे चेंज हो जाती है कि आप सारे पॉइंट लिखते हो पहले, फिर मतलब पजल में पुट करते हो, या फिर लिखते ही लिखते आप दिमाग में लगा लेते हो कि हाँ ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब माइंड में कुछ ऐसा चलाने लगते हो। तो यहीं पर आपकी अप्रोच चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे यही करते हैं कि पढ़ते रहते हैं और कोई भी सॉल्व पॉइंट होता है उसे डायरेक्ट पुट कर देते हैं पजल के अंदर। और मैं हमेशा यही करता हूँ। आपने अगर मेरी पजल को फॉलो करा है या फिर जो भी मॉक टेस्ट मैं देता हूँ उसको अगर फॉलो करा है तो मैं आपने देखा होगा। अब जैसे ये पहला पॉइंट आ गया है इसमें कि लेंस के नीचे से 2 बॉक्सेस हैं, तो मैंने लेंस को डायरेक्ट पुट कर दिया है वहाँ पे 3rd नंबर पे, और 4 छोड़ के मैंने लार्टेन को पुट कर दिया है। तो देख सकते हो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब इससे 2 चीज़ तो फिल हो गई हैं, बाकी चीज़ें हमें फिल करनी है। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो मैंने लंबा सा खींच रखा है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी हम लोग बना लेंगे, ठीक। और जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, अब सारी चीज़ें बस पुट करनी है। अब ये बोल रखा है कि लैपटॉप के ऊपर 3 बॉक्स नहीं होने चाहिए, ठीक, और लैपटॉप के जस्ट नीचे एक बॉक्स है, ठीक, और उसी से हमारी चीज़ें पॉइंट से रिलेटेड हैं। तो मैंने लैपटॉप को यहाँ रख दिया। लैपटॉप के ऊपर से 2 बॉक्स हैं क्योंकि और नीचे जगह हो जाएगी, फिर 2 और रखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तो पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, बेस्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्योंकि अगर उसने बोला है कि लैपटॉप के ऊपर 3 बॉक्स नहीं होंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लैपटॉप के ऊपर से 2 बॉक्स हों या फिर 4 बॉक्स हों, ऐसा करके बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आप कहीं पे अपना पॉसिबिलिटी वहाँ से स्टार्ट करा करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पजल हमारी कंप्लीट बन चुकी है। अब हम लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन पे टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि जब वो प्री का पेपर सेट कर रहा होता है तो वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी देखता है, ठीक। नॉलेज अगर उसे चेक करनी है तो वो मेंस के एग्जाम में चेक कर लेगा। इसीलिए अगर लैपटॉप के ऊपर 3 बॉक्स बोल रखा है कि 3 बॉक्स नहीं होंगे तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही होती है कि लैपटॉप के ऊपर 2 बॉक्स होंगे या फिर 1 बॉक्स होगा, है ना। ज़्यादा बॉक्स होंगे तो फिर लैपटॉप ये ऐसी स्टेटमेंट बोलेगा नहीं। आपने कई पजल देखी होंगी, ठीक है, उसमें बोल रखा होता है, जैसे बोल रखा आउटर रैंकिंग के पजल में दे रखा होता है कि एक्स जो है वो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर नहीं बैठेगा। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही होती है ना कि वो सेकंड वाले पोजीशन पे बैठे या फिर 3rd पोजीशन पे बैठे ऊपर से, ठीक है। अभी बहुत सारी पजल आएंगे, आपको दिखा दूंगा मैं एग्जाम्पल के तौर पे। जब अगर पजल के अंदर ऐसा कहीं स्टेटमेंट बोल रखी है कि वो हाईएस्ट पे नहीं बैठा है ना, मतलब टॉप पे नहीं बैठा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो सेकंड फ्रॉम द टॉप बैठेगा, ठीक। अब जैसे ये वाली पजल आ गई ऑर्डर रैंकिंग की, यहाँ पे आपको मैं चेक करा दूंगा, ठीक। आप ध्यान से पढ़ना इसमें क्या बोल रखा है। अब अगर इसकी अगर 4th लाइन आप चेक करोगे, द कैपेसिटी ऑफ क्यू इज 11 लीटर विच इज नॉट द हाईएस्ट अमंग ऑल। तो क्यू जो है सबसे टॉप पे नहीं बैठेगा, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो मतलब सेकंड पोजीशन में बैठेगा या फिर 3rd पे बैठेगा, है ना। तो आप वहाँ से नैरो डाउन कर सकते हो। अब आप खुद देखना क्यू कहाँ पे बैठेगा, ठीक। अब हम लोग पजल बनाते हैं, ये लोग या ऑर्डर रैंकिंग की पजल है, मैं ऐसे करके बनाता हूँ फ्लोर वाली पे, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी है ऐसे ही बनाता हूँ मैं, ठीक। जो हाईएस्ट होगा वो सबसे ऊपर आएगा, जो लोएस्ट होगा वो सबसे नीचे आएगा। तो यू का दे रखा है 5 है, क्यू का दे रखा है 11 है, टी वी इज़ नॉट हायर एंड टी, तो वी छोटा ही होगा डी से, है ना, तो वी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ओनली 1 बॉटल इज लोअर देन पी, तो पी का पोजीशन डिफाइन होगी, सॉलिड पॉइंट आके तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट। द कैपेसिटी ऑफ ओनली 2 बॉटल इज हायर देन एस, ठीक। और एस का 9 दे रखा है, तो एस का 9 दे रखा है, एस के ऊपर से 2 लोग बैठे हैं, तो क्यू का 11 है, क्यू ऊपर ही आएगा, है ना, ऑब्वियसली क्यू ऊपर आएगा। तो क्यू ऊपर सबसे ऊपर तो आ नहीं सकता, तो देखो क्यू सेकंड पे आ गया है, ठीक। वही मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि बस देखना
समझा करो कि पजल में क्या कह रहा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन को बहुत अच्छे से चेक करा करो। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, इसमें बोल रखा है हाईएस्ट पॉसिबल कैपेसिटी ऑफ वाटर आर दे रखा है। तो आर का आपको बताना है, आर जो है वो 9 और 5 के बीच में आएगा, लेकिन हाईएस्ट बताना है आपको। 9 और 5 के बीच में 7 भी आता है, 8 भी आता है, लेकिन उसमें हाईएस्ट क्या है 8 है, तो आप 8 मार्क करोगे, है ना। मैं यही सोच रहा था इसमें CND ऑप्शन क्यों नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ मुझे हो गया था, लेकिन हाईएस्ट उसमें लिखा था, मैक्सिमम बोला था, तो मैक्सिमम 8 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं यहाँ पे। अब इस पजल में क्या दे रखा है कि 6 ट्रेन के नाम दे रखे हैं और उनके प्लेटफॉर्म के नंबर डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। और प्लेटफॉर्म जो 4th है वो इमीडिएट लेफ्ट है 3 के, और जो प्लेटफॉर्म 5 है इमीडिएट लेफ्ट है 4 के। तो इधर से 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड से, देख सकते हो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। और जैसा जैसा बोल रखा होगा वैसे हम लोग डिफाइन करते रहेंगे कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है चेन्नई एक्सप्रेस जो है, चेन्नई मेल जो है वो 6 प्लेटफॉर्म पे, तो 6 प्लेटफॉर्म पे हमने लिख दिया है। बोल रखा है चेन्नई मेल और कालका मेल के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो कालका इधर आ जाएगा, या तो इधर आएगा या तो इस साइड आ जाएगा, है ना। पॉसिबिलिटी दोनों साथ में लेके चलेंगे। तूफान एक्सप्रेस जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है कालका के, तो आप नीचे वाली पॉसिबिलिटी देख सकते हो, यहाँ पे ही सही जा रहा है, क्योंकि इधर ही आ सकता है, लेफ्ट में जगह इधर है, ऊपर जगह है ही नहीं, तो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, हम लोग नीचे वाली पॉसिबिलिटी से चलेंगे, ठीक है। आगे बोल रखा है अमृतसर मेल लाइन अप एंड इवन नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो इवन नंबर एक ही बचा 8, ठीक है। बाकी विभूति एक्सप्रेस जो है वो कालका के पास नहीं बैठी, तो विभूति की एक ही जगह बची, और कालका की इधर जो बची है मुंबई एक्सप्रेस वो आ जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे मुंबई एक्सप्रेस आ जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं। बोल रखा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है, तो उसका ऑप्शन दे नहीं रखा था, तो हम लोग नन ऑफ दीज मार्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इमीडिएट राइट कौन है, इमीडिएट लेफ्ट कौन है, बस थोड़ा सा मतलब ये थोड़ी पसंद मुझे इजी लगी, तुरंत बन भी गई, आप देख सकते हो, ज़्यादा इसमें तामझाम था नहीं, एक से एक पॉइंट कनेक्टेड थे, ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे एक पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी, उसमें भी कुछ मतलब टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो कुछ पजल बैलेंस देता है एग्जामिनर, जो पेपर बनाएगा तो वो बैलेंस बनाएगा, कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, और हमको ईजी क्वेश्चन को टारगेट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको जो 4 लेटर दे रखे हैं उसमें से आपको एक जो अनयूजुअल होगा या मतलब डिफरेंट होगा उसको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यही सेकंड वाला लग रहा है क्योंकि इसमें अलग ही आ गया है। बाकी हम लोग नीचे वाले से चेक कर लेते हैं, और सेकंड वाला क्यों अलग लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड वाला आंसर है, ऐसा नहीं कि मुझे पहले से पता चल गया। वो मुझे ये मैं ऑडियो जो है वो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है। तो एडिटिंग में मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा राइट आंसर है, इसलिए मैं आपको ढंग से गाइड भी कर पा रहा हूँ। अब साथ साथ मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत है मेरी, क्योंकि इतना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा कि मैं वॉइस ओवर भी देता रहूँ और फिर आपको बताता भी रहूँ कि पजल में क्या हो रहा है, ठीक है। इतना इफेक्टिव वे में नहीं बता पाऊंगा। अब हम लोग नेक्स्ट पजल में आ गए। इसमें बोल रखा है 7 पर्सन बैठे हैं अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल, तो रेक्टेंगुलर टेबल बना लिए। 1 पर्सन सिट एट अ मिडल, मतलब एक पर्सन मिडल पे बैठा है लार्जर साइड पे और अंदर फेस कर रहा है। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, बाहर फेस कर रहे हैं, और एक पर्सन और बैठा है वो शॉर्टर साइड पे बैठा है, वो भी अंदर फेस कर रहा है, ठीक है। तो जितने लोग साइड में बैठे हैं वो लोग अंदर फेस कर रहे हैं, जितने कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग बाहर फेस कर रहे हैं, और 7 लोग बैठे हैं, मतलब एक लोग नहीं बैठा है, वो भी शॉर्टर साइड पे नहीं बैठा है। तो पजल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ें लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, फिर पुट करेंगे कुछ भी अगर स्टेटमेंट सॉलिड मिल गई तो। जी जो है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, या फिर बोल सकते हो सी जो है जी के इमीडिएट राइट में है, और दोनों लोग एक ही तरफ फेस कर रहे हैं। अब देख सकते हो जी और सी की पोजीशन हमें डिफाइन हो गई है कि दोनों एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, उनके बीच में कोई है नहीं, तो एक ही पोजीशन बन सकती है, क्योंकि जी और सी देख सकते हो इधर कॉर्नर में बैठ सकते हैं, और कहीं बैठा लोगे तो मतलब दोनों एक तरफ फेस नहीं करेंगे या तो, और बीच में कोई एक जना आ जाएगा, इसलिए जी और सी की एक ही जगह डिफाइन हो गई है सॉलिड, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। अब मैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, डी के लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में बी को बैठाना है, और डी और ई के बीच में 2 लोगों का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको पॉसिबिलिटी यहाँ चेक कर रहा हूँ, और मैं पेन से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख के चेक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पेन से चेक कर रहा हूँ। आप भी आदत यही बना लिया करो कि आप पेन से चेक करा करो, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे डी आएगा, अब 2 छोड़ के ई इधर आ जाएगा, तो मतलब बाकी चीज़ें फिल हो रही हैं कि नहीं हो रही, ऐसे करके चेक करा करो। अब मैंने ऐसे करके चेक कर दिया है, और ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो डायग्राम है बन चुका है, 2 चीज़ डिफाइन नहीं है, एफ और ए की पोजीशन डिफाइन नहीं है, तो हमने एफ और ए ऐसे करके पॉसिबिलिटी में लिख लिया है। अब क्वेश्चन में कहीं बोलेगा तो हम लोग आंसर उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि अब बोलेगा, देखना अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा
ई और ओ के ई और जी के बीच में कितने लोग हैं अगर क्लॉकवाइज करते हो तो ई और जी देख सकते हो इधर है क्लॉकवाइज, मतलब एक लोग बैठेगा तो हम लोग एक पे टिक करेंगे। मैं एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहा था यहाँ पे, तो ये एक पे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इफ़ एफ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ बैठा है, तो मतलब डी और जी के बीच में एफ बैठ गया और डी और बी के बीच में डी और बी के बीच में ए बैठेगा। तो इसमें बोल रखा है कि इमीडिएट राइट ऑफ बी कौन सा है, तो वो ए आ जाएगा, है ना। तो ऐसे इसीलिए उसने छोड़ रखा होता है यहाँ पे। फाइंड द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट को फाइंड करना है। 4 कॉर्नर वाले दे रखे हैं तो उनको क्लिक करा हमने, और जो ऑड वाला था उसको क्लिक करके हटा दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए। यहाँ पे क्या बोल रखा है, 7 लोग बैठे हैं अराउंड अ सर्कल, तो कुछ ऐसे करके डायग्राम बन जाएगा इसका। और बोल रखा है आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो हमने आर को थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी बना दिया है, बैठा दिया है। एस और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, एस और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, और जो आर है वो नॉट आर जो है डब्ल्यू के साथ नहीं बैठा है, ठीक है। अब एक नोट है यहाँ पे कि ये पजल शायद मुझसे गलत बनी है, ठीक है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब मुझे पता चला है कि ये पजल मुझसे गलत बन गई है। वैसे मैं दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ। पजल काफ़ी हद तक तो सही है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, सिली मिस्टेक है। आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो यहाँ पे कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, ठीक। वैसे तो कुछ लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा था, मैंने उसमें भी बोल दिया है कि क्या मिस्टेक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही बन गई है क्योंकि जेड और टी जो है यहाँ पे यहीं पे बैठ पा रहे थे, उधर वाली पजल में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो अब लोग यहाँ से आप सारे ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये पजल में एक स्लाइटली एक मिस्टेक है, ठीक है। तो वो लोग आप लोग बताना कि कहाँ मिस्टेक है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तभी मुझे पता चला, जब मैंने क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि हाँ यार मैंने एक गलती तो कर दी है यहाँ पे, ठीक है। होती रहती हैं गलतियाँ, यहाँ पे प्रैक्टिस में गलती हो रही है, मुझे पता चल गया। अब मैं नेक्स्ट टाइम गलती ऐसी नहीं करूँगा, अच्छे से पजल को पढ़ लूँगा, ठीक है। अब इस पजल में एज वाली पजल आ गई है, और एज वाली पजल में काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सन्स होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, वो कभी कभार पजल में सफल करके दे देते हैं। जैसे 81 दे दिया, फिर 85 देगा, 83 दे देगा, फिर 92 दे देगा, फिर 96 दे देगा, ऐसा कर देते, मतलब रीसफल आपको करना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया करो, जैसे मैंने लगाया 81, 83, इसमें तो सही दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, नोट रखना है, क्योंकि एज निकालने में काफ़ी हेल्प करता है ये चीज़। अब 2022 से काउंट करना है, तो 2022 में 22 साल तो ऐसे ही हो गए 2000 से, और 95 में 5, ठीक। 95 से 2005, तो 22 5 27। अब हम लोग डिफरेंस ऐड करते करते ऊपर तक चले जाएंगे, ठीक। अभी आपको डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा ऐड जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जब मैं हाथ हटाऊंगा तो आपको सारे डिफरेंस दिख जाएंगे कि मैं डिफरेंस को 27 में ऐड करता चल जा रहा था, ठीक है। तो 94 वाला कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर 94 से 52 में कितना, सॉरी 92 में कितना है, 2 का गैप है, तो 30 + 2 28 + 2 30, फिर उसमें और गैप। तो ऐसे करके गैप ऐड करते चले जाना है। पहला बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन डी और ई 9 साल है, और डी जो है वो ओल्डर है, तो ए की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है मुझे। अभी जो दिख रहा है वो यही है, ठीक। यहाँ से हम लोग लेके चल देंगे। जी है वो ई के इमीडिएट ऊपर आएगा, और जी और एच के बीच में 3 लोगों का गैप है, तो एच सबसे ऊपर आ गया, ठीक। अब इसमें एच के लिए एक चीज़ बोल रखी है, जो एच का जो एज का डिजिट का जो प्रोडक्ट होगा वो इवन नंबर होगा, तो 4 1 जा 4 इवन आ रहा है, मतलब सब कुछ सही जा रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। ए जो है 36 ईयर ओल्ड है, तो ए 36 ईयर ओल्ड पे आ गया है। बी वॉज बॉर्न आफ्टर सी इवन नंबर पे, तो बी को हमने इवन नंबर पे 1994 में बॉर्न करवा दिया है, और सी के नीचे है, सी के लिए एक ऊपर जगह खाली है, जो नीचे वाला चाहे वो एफ है, ठीक। यहाँ पे पजल पूरी मतलब बन गई है, एक ही बार में बन गई है, ठीक है। तो ईजी वाला पजल थी, इसमें काफ़ी दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ा। तो इस पजल में क्या होता है कि आपको ईयर्स पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, बाकी एज निकालने पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर इसमें कहीं से भी इतनी जरा सी मिस्टेक आ गई, पूरी पजल गलत बन जाएगी आपकी, ठीक। तो बहुत ध्यान से बनाना है इसको, और जो टाइम इन्वेस्ट होगा वो आपको ईयर्स लिखने में, एज निकालने में ही इन्वेस्ट होगा। और जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, पहले तो मुझे बहुत टाइम लगता था इसे निकालने में, इस पजल को मैं छोड़ देता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि ये पजल काफ़ी आसान होती है, चीज़ें काफ़ी डिफाइन हो जाती है इसमें। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं रीजनिंग के, ये वाला क्वेश्चन बचा है, क्योंकि ये वाला आप देख सकते हो कभी कभार दे देगा कि मुझे अभी जब मैंने पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो बड़ी अच्छी पजल आ गई है, 6 लोग की पजल आ गई है, और डेट और मंथ वाली पजल आ गई, इसको जल्दी से बना लेंगे, 5 क्वेश्चन हमारे आइटम में जाएंगे। लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है सिर्फ, अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है ना। तो इसको जल्दी से बना लेते हैं, स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पीओ में आपको ऐसा झटका भी मिल सकता है कि इतनी बड़ी पजल दे दी है, आपने बहुत मन से उसे सॉल्व करा है, 2-3 मिनट लेके सॉल्व करा है कि आपके 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, और जब आप स्वाइप करोगे तो पता चलेगा वो एक ही पजल थी।
तो ऐसा होता है, तो बहुत ध्यान से मतलब एक बार स्वाइप करके देख लेना कि हाँ भाई 2-3 क्वेश्चन है कि वर्थ इट है कि नहीं पजल को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी होती है पीओ के पेपर को सॉल्व करने की, जो रीजनिंग में मैं 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, ठीक पूरे पूरे, क्योंकि मुझे 40 आते हैं रीजनिंग के। बाकी जो मैथ बचता है, कौन सेक्शन बचता है, उसमें जो 20 से लेकर 30 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करता हूँ, वो भी बहुत ईजी वाले। ठीक है, वो अभी देखना, मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को छांटना है वहाँ पे। तो सबसे पहले इस पजल को बना लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी उसमें बोल रखा था कि किसी एक को बोल रखा है जो प्राइम नंबर पे जाएगा, तो प्राइम नंबर एक ही है 23, तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी साथ में बना ली है। बाकी चीज़ें हर चीज़ डिफाइन है, काफ़ी ईजी वाली पजल है ये, तो इसीलिए ईजी पजल है, इसलिए 1 मार्क्स की है। तो अभी हम लोग इसको जल्दी से जल्दी, ध्रुव का बर्थडे बताना है, तो ध्रुव जो एक ही बचा है 4 जून को उसका बर्थडे होगा, तो हमने वो क्लिक कर दिया है। हम लोग अब कौन सेक्शन में आ गए, तो कौन सेक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफिकेशन ढूंढेंगे। सिंप्लीफिकेशन मिल गया है, तो सिंप्लीफिकेशन ढूंढेंगे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढेंगे। बस ये 2 चीज़ होंगी जिसको हम सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद नंबर सीरीज, फिर डीआई, फिर लास्ट में अर्थमेटिक। ठीक, और अर्थमेटिक लास्ट में, मतलब अगर अर्थमेटिक के कुछ इजी क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा मेरे मॉक टेस्ट को, अगर इजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं कर देता हूँ। ऐसा मतलब मैं रूल नहीं है कि अर्थमेटिक को लास्ट में करना है, लेकिन मैं अपना माइंडसेट ऐसे ही लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो सिंप्लीफिकेशन वाले हैं। और इसमें आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपकी स्पीड नहीं है तो अच्छा खासा आपका टाइम ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है आपको। 5 का क्यूब 125 आपको पता होना चाहिए। 25% ऑफ 650, तो 1/5 करना है इसको, मैंने 1/4 करना है। बस इतना ध्यान देना कि परसेंट को आप फ्रैक्शन फॉर्म में सही से मतलब कन्वर्ट कर पाओ। 25% 1/4 होता है। ठीक, 1/5 करके 130 मत कर देना। ठीक है, मेरा दिमाग भी अभी उस टाइम पे जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरा दिमाग यही चल रहा था, अरे तो काफ़ी आसान है 1/5 कर देंगे। लेकिन जब मैंने नीचे थोड़े से ऑप्शन चेक करे ना, तो पॉइंट पे दे रखे थे, तब मुझे पता चला अरे हाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर 25% होता है 1/4। 3, 4, अब यहाँ पे आपको बॉड मास रूल अप्लाई करना है। ठीक, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ऐसे सॉल्व मत करते रहना है, क्योंकि ऊपर पहले 2 यूनिट माइनस कर दी, फिर प्लस कर दिया, फिर पता चला कि 3 से डिवाइड भी करना है, तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन पहले आएगा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ होता नहीं, लेकिन डिवीजन पहले होता है। ठीक, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो एकदम बेसिक वाला जो 2nd क्लास का बच्चा करता है, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, कि यूनिट प्लेस वाला तो बिल्कुल नहीं है। वैसे हो सकता है इसमें यूनिट प्लेस वाला सिस्टम, लेकिन नहीं करते हैं। ठीक है, और जितना आप यूनिट प्लेस में दिमाग लगाओगे ना, उतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यूनिट प्लेस, अब जैसे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे यूनिट प्लेस आपको लगाना चाहिए। जो एसएससी वाला पैटर्न होता है ना, कि हाँ यूनिट डिजिट हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए तो ज़्यादा आसान रहता है कि मैं कैलकुलेशन सॉल्व कर लूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और होती जाएगी। ठीक है, जितना आप चीज़ों से बचोगे ना, उतना फिर आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। 52% ऑफ 275 डिवाइड बाय 100, तो 275 क्या होता है, 25 का 11 बार होता है। ये सब चीज़ आपको मतलब कैलकुलेशन से ही आएंगे। अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी, अब यहीं पे होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे तो अटेम्प्ट 50 की लाइन में हो रहे हैं यार, या फिर 60 की, मतलब 60 तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, 59 58 पहुँच पा रहा है, 60 आप बोलते हो 60 प्लस करो, लेकिन 59 तक पहुँच पा रहे हैं, क्या करें सर। तो यही होता है कि आपकी जो स्पीड होती है यहाँ पे कैलकुलेशन की, वो तेज होनी चाहिए। वो कैसे होगी, प्रैक्टिस से आएगी। यहीं पे जो होता है कि जो बच्चा होता है वो 1-2 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा लेता है, अगर उसकी स्पीड तेज होती है। ठीक, तो अप्रोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अब 3 की पावर बतानी है आपको, तो 3 की पावर के लिए मैं तो इसे जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा मैं अपना कोई दिमाग लगा नहीं रहा हूँ। वैसे दिमाग लगाने वाला है इसमें। 27 जो होता है वो 3 की पावर 3 होता है, और पावर पर पावर मतलब एडिशन हो जाता है, शायद एडिशन होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है। अब तक दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक है, हमने क्वेश्चन तो हो गया वहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ गया, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। साइन जो आपको पता होना चाहिए, साइन जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है अलग से। ठीक है, तो साइन मेथड आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं साइन मेथड से। तो जल्दी जल्दी आपको रूट्स भी निकालने आने चाहिए। जैसे 42 नीचे दे रखा है, 13 दे रखा है, तो बिल्कुल देखते पता चल जाना चाहिए ये 6 और 7 का रूट है। ये मतलब 7 6 या 42 होता है, और देख सकते हो 13 मतलब दे रखा है, तो उसका एडिशन है वो 13 ही आ रहा है। ठीक, अब ऑलीवर्ड वाले एक चीज़ बढ़िया करते हैं ये लोग कि क्वेश्चन को सफल कर देते हैं। अब जैसे क्वाड्रेटिक का आपने पहले देखा वहाँ पे, अब फिर आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया है। कितने क्वेश्चन के गैप में फिर एक क्वाड्रेटिक दे दिया है। तो ये जो होता है ना कि पहले से आप लोग
रेडी होके जाओगे कि हाँ यार कौन सा प्लेटफॉर्म आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मुझे पता है कि ऑलिवर्ड के मैं इतने मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ कि मुझे पता है कि ये लोग ऐसा करते ही करते हैं, इसलिए मैं आगे जाके चेक कर रहा था। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का अलग एक मेथड होता है, अलग उनका एक माइंडसेट होता है, तो आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो भी एक अलग पैटर्न होता है। ठीक, तो इस चीज़ से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि एक माइंडसेट को आप जज कर लिया करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको पहले से अंदाजा हो जाए। जब आपका माइंड पहले से तैयार होगा ना कि अरे नहीं इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, तो खुद भी मतलब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो आगे आपको स्वाइप करवा देगा कि नहीं नहीं आगे और देखो और क्वेश्चन होंगे ऐसे। ठीक है, तो इतने मैंने लगा चुका हूँ कि मुझे पता है कि ये लोग ऐसा ऐसा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, मतलब 6 प्लस का 6 माइनस का कैसे हो जाएगा, नीचे देखो मैं यहाँ पे रूट लिख रहा हूँ साथ साथ। 84 का जानना है, 19 आना चाहिए, 12 और 7 रूट। ठीक, हम लोग चेक करेंगे, फिर ऊपर वाला बड़ा हो गया है वो, नीचे वाला छोटा, क्योंकि जो नीचे दे रखे हैं वो माइनस के साइन बड़े दे रखे हैं। 12 और 7 -6 से बड़े होते हैं। ठीक है, और प्लस का 6 तो बड़ा है ही, तो साइन को आपको काफ़ी अच्छे से जज करना है यहाँ पे। 117, ठीक है, 117 कितना होता है, 13 9 जा होता है, 117 आता है। तो ये थोड़ी सी टेबल आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। 13 की टेबल कभी किसी को याद नहीं हुई है ना, कभी आप अगर आप सोच रहे होगे तो 10 की 12 की टेबल तुरंत सुना देते होगे, 11 की टेबल सुन लो सर, 8 की टेबल सुन लो, 9 की टेबल सुन लो, 9 की टेबल लिख के दिखा देंगे 1 2 3 4 जो लिखते हैं हम लोग, ट्रिक आजमाते हैं। लेकिन 13 की टेबल कभी याद ही नहीं होती, 14 की भी याद हो जाती है, 15 की भी याद हो जाती है, लेकिन 13 की कभी याद नहीं होती। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, अब इस टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस पे आ गए हैं। ठीक, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं कि 117 क्या होता है, 13 9 जा 117 होता है। ठीक, इतना याद हो चुका है हम लोगों को। ठीक है, तो ये है कि जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना मतलब आपका माइंड डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब डीआई आ गई है, डीआई को अभी छोड़ देते हैं, अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं। नंबर सीरीज आ गया, नंबर सीरीज चेक कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें देख सकते हो 37 से 74 दुगना हो रहा है, 74 से फिर दुगना हो रहा है ना, फिर डबल हो रहा है, फिर डबल हो रहा है, तो डबल डबल चलता जा रहा है। हम लोग चेक करेंगे कौन सा डबल नहीं हो रहा है। तो 592 लास्ट वाला डबल नहीं हो रहा है, 224 आएगा, और वो 8 दे रखा था, लास्ट वाला जो है वो गलत है। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंस 7 का, सॉरी 9 का डिफरेंस दे रखा है, फिर 11 का डिफरेंस दे रखा है, फिर 11 का दे रखा है डिफरेंस, फिर 17 का दे रखा है, 17 का दे रखा है। तो मतलब ऑड का डिफरेंस दे रखा है, लेकिन एक गलत है, तो इसमें 48 गलत है, क्योंकि 11 11 17 फिर 17 आ रहा है। तो आना क्या चाहिए, 11 13 15 फिर 17 आना चाहिए, तो बीच वाला गलत हो गया है। तो यही होता है कि आप डिफरेंस करोगे, आपको जज करना पड़ेगा कि हाँ ये डिफरेंस वाला है कि मल्टीप्लिकेशन वाला है, देखते पता चल जाएगा। अब ये है 5 से 12 तो हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन 12 से 26 हो रहा है, ये भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 26 से 48 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा 2 से, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे हम लोग। तो डिफरेंस चेक करा तो 17 आया, 7 आया, फिर 14 आया है, फिर मैं जज करा तो ये टेबल आई, 21 आएगा, फिर 28 आएगा, 35 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मतलब प्रैक्टिस से आएंगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप हैं, उनमें बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हैं, नंबर सीरीज़ की पड़ी है, मिसिंग नंबर सीरीज़ की पड़ी है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ की पड़ी है। आप लोग वहाँ जाओ, उन टेस्ट सीरीज मतलब उसको टेस्ट सीरीज़ को कह रहा हूँ, उन पीडीएफ को डाउनलोड करो और बैठ के संडे या मंडे किसी एक दिन पकड़ लो कि हाँ भाई खाने से पहले या फिर सुबह सोने से पहले, जगने के बाद, सॉरी जगने से पहले बोल रहा हूँ, सुबह जगने के बाद तुरंत बैठ जाओ और 20 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक, 100 क्वेश्चन होता है, ज़्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं है। इससे आप क्या होगी, हर आपके जितने भी लॉजिक होंगे वो सब आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब इसमें क्या एक लॉजिक है, इसमें पता क्या लॉजिक है, इसमें है स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, 1 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर आएगा 9, फिर आएगा 64, फिर आएगा 25, ऐसा दे रखा है डिफरेंस। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको अगर आपने क्वेश्चंस बहुत सारे लगाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। 1 8 फिर 3 आना चाहिए, फिर 64 आना चाहिए, फिर 25 आना चाहिए, ऐसे करके आना चाहिए। 3 बोल दिया, 9 आना चाहिए, सॉरी 1 8 9 64 25 फिर 216 फिर 49 फिर 512 फिर ऐसे ऐसे करके चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अर्थमेटिक पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं यही बोल रहा था कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ जाएंगे सॉल्व कर देंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग डीआई सॉल्व करेंगे। इसके बाद अर्थमेटिक क्वेश्चन आ गए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर 79 पे हैं हम लोग, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 2 उनके नंबर्स का रेशो दे रखा है, ए और बी का रेशो दे रखा है 17 और 18, और फिर बोल रखा है कि 3/4 करेंगे, उसकी वैल्यू 16 लेस है 4/5 से। तो आप ऐसे करके देख सकते हो, मैंने इक्वेशन ले ली है और इक्वेशन के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और बी की वैल्यू पूछ रखी तो बी का हम लोग फाइंड करवा देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
जो लैंग्वेज है उसको इक्वेशन फॉर्म में बना सकते हो, ये सब आपको मतलब पता होना चाहिए, एकदम बेसिक है ये तो। अब इस क्वेश्चन में आ गए, इस क्वेश्चन में बोल रखा है जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 है, ठीक, और उसने कुछ किसी चीज़ को डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पे बेचा है और जिससे उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको बताना है कि मार्केट जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 8% का मतलब प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो उसने कितने का बेचा है, 162 का बेचा है, 8% प्रॉफिट मतलब 12 प्लस हो जाएगा उसमें। तो 62 का बेचा है, 162 का बेचा है, और 162 जो है वो 90% का है, मतलब डिस्काउंट पे बेचा है ना उसने, तो ये 9 की वैल्यू है, हमको 10 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको डिवाइड बाय 9 करेंगे, इंटू 10 करेंगे, तो हमको 10 की वैल्यू बदल जाएगी, और 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 180, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 180 आ गया है, तो 150 से 180 का कितने बीच का डिफरेंस हुआ, 30 का, हम लोग 30 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनका पैटर्न अलग है, काफ़ी मॉक टेस्ट में इधर स्लाइड से आपका स्लाइडर खुल जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपने अटेम्प्ट करे हैं, कितने छोड़े हैं। इनका ऐसे करके आता है कि अटेम्प्ट, ठीक है, ऐसे करके आ जाता है। तो हर किसी का प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है, आपको उसको यूज टू होना पड़ता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको उसको यूज टू होना पड़ेगा। तो यूज टू होने के लिए सबने फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो जितने हो सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट आप हर प्लेटफॉर्म पे लगाया करो, ठीक। अब इस क्वेश्चन पे आगे इसने क्या बोल रखा है, रेशियो लेंथ और ब्रेथ का दे रखा है 12 और 7। उसके बाद उसने बोल रखा है जो एरिया है स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका रेशियो दे रखा है 25 और 21, और साइड दे रखी है स्क्वायर की 30 सेंटीमीटर। तो 30 × 30 डिवाइड बाई 25, तो उसका हमको रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 36 × 21, ठीक। इससे हमको जो लेंथ और ब्रेथ का जो है वो रेशियो दे रखा है, उससे हम लेंथ और ब्रेथ की इंडिविजुअल साइड बदल जाएगी। तो 9 आ गया है, ठीक, ऐसे काटने के बाद 9 आ गया है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है। ये आप ध्यान रखना, जब आपको बोलेगा कि रेक्टेंगल का रेशियो दे रखा है 12 और 7, और जो रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, तो जब आप करोगे ना 12x × 7x, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा मतलब ऐसा आंसर आएगा जो स्क्वायर रूट ही होगा। 25 आएगा, 9 आएगा, है ना, 4 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा, ऐसे करके आएगा। बहुत ध्यान से देना, ये नहीं कि 9 दे दिया गया तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। तो अभी जितने अच्छे अर्थमेटिक क्वेश्चन हैं जो मैं सॉल्व कर पाता हूँ, तो मैं उन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो इसे छोड़ दिया हूँ मैं। अब हम लोग DI पे आ गए, DI को कर लेते हैं। तो इस DI का जो कट ऑफ है वो मैं यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। जो इसका कट है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा कितने पॉइंट पे कितना गैप है और मतलब क्या चीज़ है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। क्या बोल रखा है मैं बता देता हूँ। P और Q के बारे में दे रखा है, अलग अलग महीने पर उन लोगों ने चीज़ें सोल्ड करी हैं, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सोल्ड करी है PQ ने। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ये चीज़ आपको जज करनी पड़ेगी, आपको लिखना है कि नहीं लिखना है। अब मैंने देख लिया कि फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और इसने सारी चीज़ें पूछ रखी होंगी इसी चीज़ के ऊपर कि P का कितना है, Q का कितना है, या फिर इस मंथ में कितना है। तो मैं इस चीज़ को नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ टैबलेट DI खुद से बनाकर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ टाइम। तो ये आपको चीज़ें जज करनी पड़ेंगी कि आपके पास कितना टाइम है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि कोई रूल ही है ना, कि DI आ गई है तो हमको ये चीज़ टैबलेट DI बनानी पड़ेगी अपने अलग से। ये मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्वेश्चंस आएंगे जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे मुझसे बिना इनकी वैल्यू जाने, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर दिया, अब मैं जल्दी जल्दी आंसर निकाल लूँगा, ठीक है। देख सकते हो एवरेज पूछ रखा है उसने, टॉवल सॉल्व कर रहे हैं ना, टॉवल सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज पूछ रखा है अगस्त, सितंबर, नवंबर का P के लिए। तो उसके लिए हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मैं वैल्यू ऐसा करके फाइंड करूँगा, बार बार फाइंड करूँगा, इससे लिए मैंने वैल्यू लिख ली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको खुद जज करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि आपको किस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। और ज़रूरत नहीं होता है, मैं तो कभी कभार ऐसा करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं। जैसे नीचे मैंने जो वैल्यू रखी है एकदम सही लिखी है, आप लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो मैंने ऊपर कहीं पे इसका बार ग्राफ जो है वो चिपका रखा है, आप लोग खुद से भी इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो पॉज करके खुद भी चीज़ें लिख सकते हो, अपने आप से नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा ना, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चन शो होंगे आपको, और सॉल्व करते चले जाया करो। और ये एक लाइव मॉक टेस्ट था जो हर वीकेंड हर शायद वीकेंड पे आता है हॉलीवुड पे। तो अब आगे जब आएगा तो रेडी रहना, ठीक है। उसकी भी वीडियो मैं डालता रहूँगा कि एक करके सॉल्व करूँगा और उसकी वीडियो डालूंगा। तो ये वीडियो जब तक आएगी इसका सॉल्यूशन आ चुका होगा, ठीक है। और ये पेपर भी एक्सपायर हो चुका होगा जब तक ये वीडियो आएगी।
तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन टिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन और होने चाहिए हमारे पास। 1 क्वेश्चन पर मिनट मैं ऐसा करके मान के चलता हूँ क्वांट सेक्शन को लेकर। रीजनिंग में तो जल्दी जल्दी हम लोगों को जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट क्या होता है मेरा कि मैं रीजनिंग को 20 मिनट तक देता हूँ, ठीक। 20 मिनट में चाहता हूँ कि 20 मिनट में ज़्यादा जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, और 25 जो मिनट होता है वो मैं क्वांट सेक्शन को देता हूँ, ताकि 25 मिनट में 25 क्वेश्चन वहाँ पे हो जाए और 20 मिनट में 40 क्वेश्चन वहाँ पे हो जाए। तो 40 + 25 65 के अराउंड क्वेश्चन अगर मेरे हो जाते हैं तो मैं अपने आप को सेफ मानता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग इस पे क्वेश्चन पे टिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें जितनी भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें डिमांड कर रहा है वो क्यू और पी की जो वैल्यूज़ हैं, और क्यू और पी की वैल्यूज़ मैं बार बार ऐसे करके सर्च करता हर महीने का, वो भी तो काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी ये चीज़ें याद रखना कि किस क्वेश्चन में कैसे करके आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें रेशियो पूछा था, रेशियो हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन मेरे लगता है कि यहाँ पे जितने मुझे अटेम्प्ट होने थे मेरे से हो गए हैं। अब जो नहीं हुए उनको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अभी एक टैबलेट डी आई है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पढ़ लेते हैं पहले इस डी आई में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि जो शर्ट सोल्ड हुई हैं अलग अलग मंथ में, ठीक है, किस साइज़ की, स्मॉल मीडियम लार्ज, इन साइज़ की जो अलग अलग मंथ में सोल्ड हुई हैं उनका आपको वैल्यू रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड स्मॉल साइज़, तो स्मॉल साइज़ का दे रखा है उसने, और स्मॉल और मीडियम का उसने रेशियो दे रखा है, ठीक है। और बाकी जो सबसे लास्ट में जो दे रखा है ना कॉलम, उसमें दे रखा है कि उसने जो लार्ज टी शर्ट है, लार्ज साइज टी शर्ट है, उसने किस हिसाब से सोल्ड करी है, 25% ज़्यादा सोल्ड करी है या फिर 25% कम सोल्ड करी है, या फिर कंपेयर टू स्मॉल और मीडियम के। तो हम लोग चीज़ें लिख लेते हैं। स्मॉल का तो आपको पता ही है, तो इसके लिए भी मैं टेबलर डी आई बना रहा हूँ क्योंकि बार बार फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए अभी एक क्वेश्चन में आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगता, 2 मिनट लगता है ज़्यादा, और अगर ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन है तो 3 मिनट भी लग सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग ताकि बाकी के क्वेश्चन में टाइम सेव हो सके। तो जैसे देख सकते हो स्मॉल का तो दे रखा उसने 120, 270, 60, और बाकी उसने स्मॉल और मीडियम का उसने रेशियो दे रखा है। तो देख सकते हो कि 120 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा, फिर 4 की वैल्यू आ जाएगी 160 आ जाएगी। तो मैंने लिख रखा है मीडियम में, सॉरी है ना, मीडियम के लिए लिख रखा है मैंने। 270 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार, तो 90 आ गया है, 90 21 210 आ गया है ना मीडियम का। बाकी सबसे लास्ट वाले कॉलम में यही लिख रखा है। सॉरी, वो माइंड में कैलकुलेशन इतनी तेज हो गई थी कि क्या बोलना है मैं वही समझ नहीं पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा स्टबल करने लगा था यहाँ पे। उसमें लास्ट में बोल रखा था ना कि 25% ज़्यादा है मीडियम साइज़ से या फिर स्मॉल साइज़ से, वही चीज़ दे रखी थी, उसी हिसाब से मैं चीज़ों को पुट कर रहा था। आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं समझा नहीं पाया हूँ, मतलब जो वीडियो है वो आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके काम करना है। तो टेबलर डी आई आप देख सकते हो ऊपर बन चुकी है। अब हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बस। और क्वेश्चन में देख सकते हो बार बार उसने दिसंबर और लार्ज और मीडियम का पूछ रखा है। वो इसीलिए पूछ रखा है क्योंकि स्मॉल के लिए उसने चीज़ें दे रखी हैं। वो क्या पूछेगा आपसे, लार्ज और मीडियम के बारे में पूछेगा, ताकि बार बार आपको निकालना पड़े, इसलिए हम पहले से निकाल के रख लिया है, ठीक है। और इसकी टेबलर डी आई मैं कहीं पे यहाँ पे पुट कर दूंगा एक बार के लिए, क्योंकि आपको ये जो रफ वर्क है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये पूरा मॉक टेस्ट है, यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं पेपर में जाके अटैम्प्ट करूँगा, है ना, या फिर जो पेपर में बच्चे अटैम्प्ट करते हैं कैसे अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनको वही चीज़ देखनी होती है। आपको अगर आपको सॉल्यूशन देखना होगा तो इसके सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा, आप सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन उस सॉल्यूशन तक पहुँचने के कैसी अप्रोच रहेगी उस सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए, उसके लिए आपको रफ वर्क देखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रफ वर्क दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो 1 या 2 मिनट के लिए या फिर 30 सेकंड के लिए मैं कहीं पे पेस्ट कर दूंगा, आप लोग खुद देख लेना, पीछे मैंने पेस्ट कर रखा होगा, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको क्यों नहीं दिख रहा है वो। तो जल्दी जल्दी हम लोग निकाल लेते हैं। एवरेज टी शर्ट बोल रखा है उसने, लार्ज वाली सोल्ड करी है सितंबर दिसंबर में, कितना, तो वो निकालना है आपको 200 + 150, 350 का आधा कितना हो जाएगा, 175, ठीक है। तो 175 इसका आंसर आ गया। और ये माइंड में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बहुत तेज, क्योंकि मुझे आंसर्स पता है पहले से, क्योंकि सामने लिखा है। और वीडियो में पहले बना चुका हूँ और वॉइस ओवर में बाद में कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें पता है, ठीक है। बाकी उसने रेशियो पूछ रखा है तो रेशियो निकाल लेते हैं जल्दी से। 270 और 75 का रेशियो पूछ रखा है तो उसको काट लेते हैं, 3 की टेबल से कट रहा है यहाँ पे। उसके बाद 5 की टेबल से 18:5 रेशियो आ गया है, 18:5 आपका आंसर है, ऑप्शन है वहाँ पे, चेक कर लेते हैं हम लोग।
अब मैं यहाँ पे बार बार वो टेबलर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख रखा होगा मेरे रफ वर्क में टेबलर। बाकी मुझे बार बार यहाँ पे स्क्रॉल ना करना पड़े, रीड मोर बार बार ना करना पड़े, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो हमारे रॉकी भाई ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जो आपको पता है सोने का बिजनेस है उनका। 60,000 से स्टार्ट करा है, फिर अमित ने ज्वाइन करा है कुछ समय बाद 48 से, ठीक है। तो 60-48 का रेशियो हो गया इन्वेस्टमेंट का। फिर उनको जो प्रॉफिट हो रहा है 5 और 3 में हो रहा है। आपको टाइम बताना है कितने टाइम बाद अमित ने ज्वाइन करा है। तो आप देख सकते हो ये जो एकदम बेसिक है, रफ वर्क देख सकते हो आपको मैंने क्या करा है उसमें। जो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है इजगल टू प्रॉफिट होता है, ठीक, इतना ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इजगल टू प्रॉफिट, ठीक। तो 60-48 60 इंटू 12, क्योंकि हमको रॉकी भाई का पता है उसने 1 साल का मेहनत करा है, और बाकी अमित जो है वो बाद में आया है, तो कितने टाइम बाद आया वो बताना है आपको। तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई है, मतलब 9 मंथ तक उसने अमित ने काम करा है, लेकिन कितने टाइम बाद आया, मतलब 1 साल में कितने टाइम बाद आया, 3 महीने बाद आया, तभी उसने 9 महीने तक काम करा है, ठीक। ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। ये एक क्वेश्चन रीजनिंग का रह गया था, मैं इसको भी अटेम्प्ट कर लेता हूँ। इसने बोल रखा है कैलेंडर है, उसमें इवन नंबर जो पोजीशन पे चीज़ें आ रही हैं उसको रिप्लेस करना है इमीडिएट जो नेक्स्ट लेटर है अल्फ़ाबेट में उसको, फिर उसको रीअरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक वाइज में, फिर फोर्थ बताना है लेफ्ट हैंड से कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो काफ़ी तामझाम बोल रखा है उसने, 1 मिनट आपका खाएगा ये क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को तो मैं या तो छोड़ ही देता हूँ या तो एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक। एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ, वो भी मैथ सेक्शन के बाद भी, ठीक है। और ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर बीच में आता है तो तभी अटेम्प्ट कर देता हूँ, लेकिन अभी मैंने चेक नहीं करा था इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास 4 मिनट बचा है, 4 मिनट में ये अलग क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। आपके पास ये केसलेट डीआई बची है और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको बनाने का ट्राई करता हूँ, अगर बन जाता है तो गुड है, नहीं तो फिर हम लोग अर्थमेटिक भी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रखा है, PQRS, ठीक, वो अलग अलग दिन पे, मतलब मंडे और ट्यूसडे पे मिल्क को हम मिल्क का सप्लाई कर रहे हैं इन लीटर्स। तो उसके बारे में नीचे चीज़ें दे रखी हैं कि 15 लीटर मोर मिल्क सप्लाई इन सोसाइटी Q कंपेयर टू सोसाइटी S। तो S और Q के बीच में 15 का गैप है, ठीक है। और नीचे नोट डाउन दे रखा है, आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मिल्क कितना दे रखा है, 255 लीटर दे रखा है, 260 लीटर दे रखा है सप्लाई इन द स्टोर PQS टुगेदर इन द मंथ एंड ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे रिस्पेक्टिवली। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो ये केसलेट वाई डीआई होती है इसको एकदम लास्ट में करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट है, क्योंकि केसलेट डीआई मुझसे नहीं बन पाती है, इतनी कह सकते हो इनफ प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि केसलेट डीआई एक ही आती है और बाकी जो अगर 2 डीआई आएंगी तो वो बार ग्राफ या फिर सर्कल वाली जो पाई चार्ट वाली डीआई आती है वो, या फिर टेबलर डीआई दे देगा वो, है ना, तो ये कम देगा। इसलिए अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैंने ट्राई करा नहीं बन पाई तो मैंने छोड़ दिया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। इसको भी मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, जरूरी नहीं बन पाए। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि अब जिन बच्चों ने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया है उनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो अब टेस्ट दिया नहीं है, वो तो एक्सपायर भी हो चुका है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नहीं हो पाया मुझसे ना, तो आप लोग इसको ट्राई करो स्क्रीनशॉट लेकर, फिर इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो, फिर मैं बताऊंगा कि आपने सही आंसर करा है कि नहीं करा है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको दिखेगा नहीं, इसका जो मेन सॉल्यूशन है वो मुझे दिखेगा सिर्फ जिसने टेस्ट दिया है, ठीक है। तो जिसने टेस्ट नहीं दिया है वो यहाँ पे इनके आंसर कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि आपने सही आंसर करा है कि नहीं करा है। तो वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया था, अब ये वाले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, जो कोई सा क्वेश्चन हो जाएगा तो बस उसको मैं टिक कर दूंगा। बाकी हम लोगों ने इनफ अपना, मतलब जो मेरा टारगेट था 65+ मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। बोल रखा है इस वाला क्वेश्चन में, एज वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस दे रखा है ए और बी का डिफरेंस दे रखा है 12 साल। अब बोल रखा है कि जो सम है बी और ए का 4 साल बाद और 8 साल बाद रिस्पेक्टिवली 46 ईयर है। तो ठीक है, 46 ईयर में 8 साल घटा दो तो प्रेजेंट एज ऑफ ए आ जाएगी, फिर उसमें घटा देंगे, फिर उसमें 12 साल और कितना 4 साल और घटा देंगे तो ए और बी का प्रेजेंट एज आ जाएगी। मतलब ए और बी का जो प्रेजेंट एज का जो सम है वो 34 आ गया है। तो 34 ए प्लस बी 34, ए माइनस बी इज 12। तो इससे इंडिविजुअल एज निकल आएंगी उनकी ए और बी की। और बोल रखा है ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। और प्रेजेंट एज बी और सी की दे रखी है 20 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज बी और सी की आ गई है 40। एवरेज दे रखा है ना यहाँ पे, है ना, एवरेज एज दे रखी है 20, तो मतलब प्रेजेंट एज आ गई है बी और सी की 40 ईयर्स। तो आपको सी का एज फाइंड करना है प्रेजेंट में। तो
राइट तरीका ये है कि ए और बी का आप निकाल लोगे यहाँ पे, क्योंकि ए प्लस बी 34 है, ए माइनस बी 12 है, तो ए और बी का निकल आएगा इंडिविजुअल। ए का बोल रखा है उसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ए हो जाएगा। बी का निकल आएगा, बी और सी प्लस मिलाकर 14 है, तो ए की एज 23 आ गई है यहाँ पे। ए की एज 23 है तो 34 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी की एज 11 आ गई है, तो 40 माइनस 11 29, सी की एज आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल जितना मुझसे हो सकता है मैंने उतना आपको समझा दिया है कैसे वर्क करेगा। ये एकदम बेसिक वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें कोई मतलब मेथड नहीं है। ए और बी का डिफरेंस 12 साल दे ही रखा था उसने, और फिर उसका ए और बी का जो सम दे रखा है वो कितने साल बाद दे रखा है वो बता दिया है, तो 46 में हम लोग उतने ही साल घटा देंगे तो प्रेजेंट एज में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप लोग फाइंड कर सकते हो इसको। थोड़ा सा लेंदी है इस क्वेश्चन को, आप बैठ के आराम से ट्राई करना, आपसे हो जाएगा बहुत आसानी से। तो अभी अब 26-25 सेकंड बचे हैं, अब इसमें से कोई क्वेश्चन होना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे नहीं हो पाया था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर दे सकते हो। कौन सा रॉन्ग टर्म है आपको बताना है। रॉन्ग टर्म मैं बता नहीं पा रहा था क्योंकि डिफरेंस ही कहीं मैच नहीं कर रहा था, मिसमैच हो रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन को सबमिट करते हैं, सॉरी पेपर को सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने हम लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं और कितने हमारे सही गए हैं, कितने क्वेश्चन पे। इतना हमने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया है। ठीक है, मुझसे नहीं हो पाया इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सबमिट हो गया है। तो 69 सही हैं, एक गलत है, और 68.75 मार्क्स आए हैं। मतलब एक गलत गया, वही मैं बता रहा था ना आपको, मैंने फसल में एक गलती करी है, वही वो गलत गया है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में मैंने क्या गलती करी है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। अभी सॉल्यूशन 7 PM पे आएगा संडे, जो आज मैं इस वीडियो को रिलीज़ कर रहा हूँ, अब तक सॉल्यूशन आ चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे और मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे ये देखो आप देख सकते हो, फ्री मॉक टेस्ट है, आप जाके लगा सकते हो। ये मैंने पहले लगा चुका हूँ। ठीक है, इसमें मेरे दिखा देता हूँ स्कोर कितना आया है। यहाँ पे स्कोर इसमें 62.5 आया है स्कोर समथिंग। ठीक है, तो ऐसे फ्री मॉक टेस्ट इसमें बहुत सारे हैं, आप लगा सकते हो। पहला मॉक टेस्ट हमेशा फ्री होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, and that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test.